तो बच्चों नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे एमपीएससी 4 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो 5 साल में जितने रिपीट हुए हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और मैं 90% क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ कि पेपर आपके सेम टू सेम आने वाले हैं या फिर बोल टॉपिक आएंगे, भले ही घुमा फिरा के आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है एमपीएससी 4 में, जो कि बहुत रिपीट हुआ है, लगभग हर साल आया है और घुमा फिरा के पूछा गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जाति व्यवस्था के बारे में बताइए। मतलब जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उनकी जाति व्यवस्था में क्या योगदान रहे थे, या फिर वो समाज सुधारक कैसे थे, या फिर अलग तरीके से उनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रामजी अम्बेडकर भारतीय समाज के महान चिंतक यानी विधिवेता, अर्थशास्त्री, संविधान निर्माता तथा दलितों के मसीहा थे। ठीक है, उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को सामाजिक अन्याय, असमानता और शोषण का मूल कारण माना। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये समाज सुधारक भी थे और ये अर्थशास्त्री भी थे, संविधान निर्माता भी थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, भारतीय समाज में व्याप्त जितनी भी जाति व्यवस्था थी उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। भले ही सारा ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन उनकी वजह से बहुत जो है SC OBC या छोटी जात वाले उनको बहुत रिलीफ मिला था। ठीक है, अम्बेडकर का मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तब तक भारत में वास्तविक लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो सकता। तो अगला पॉइंट है इसमें कि जाति व्यवस्था पर अम्बेडकर विचार, आखिर उनके विचार क्या थे जाति व्यवस्था के ऊपर। अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को तीव्र आलोचना की। उनके विचार निम्नलिखित बिंदुओं पर समझे। अब क्या क्या बिंदु है भाई। सामाजिक विभाजन का आधार, अम्बेडकर का जाति व्यवस्था को अनेक छोटे छोटे समूहों में बांट देती है। उनका मानना था जो जाति व्यवस्था है लोगों को, समाज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। इससे समाज में एकता और भाईचारा समाप्त हो जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। आगे जन्म आधारित व्यवस्था, और जाति व्यक्ति की योग्यता या कर्म पर नहीं बल्कि जन्म पर आधारित होती है। अम्बेडकर ने इसे अन्यायपूर्ण और अवैज्ञानिक बताया। ठीक है, ऊंच नीच की भावना, जाति व्यवस्था को कुछ जातियों को श्रेष्ठ और कुछ को निम्न माना। इससे भेदभाव और अपमान की भावना पैदा होती है। अब अगला पॉइंट है अस्पृश्यता का कारण है छुआछूत। अम्बेडकर के अनुसार अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का सबसे क्रूर देन है। इससे दलितों को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकार का वंचित किया गया। और आगे क्या कहते हैं अम्बेडकर जी के लोकतंत्र का बाधक। कहते हैं जो जाति व्यवस्था है, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं है बल्कि जीने की पद्धति है। जाति व्यवस्था को समानता, बंधुत्व को नष्ट करती है, इसीलिए ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। ठीक है, आर्थिक प्रगति में बाधा, और वो अगला पॉइंट कहते हैं कि जाति व्यवस्था लोगों को सीमित व्यवसायों में बांध देती है, जिससे कि प्रतिभा का विकास रुक जाता है और आर्थिक उन्नति बाधित हो जाती है। जैसे कि पहले जाति प्रथा जो थी, तो जाति के अनुसार ही लोगों को काम बांट दिया गया था। छोटी जाति के काम करेंगे, बड़ी जाति के काम करेंगे, जो उनके व्यवसाय में बाधक बन जाती है। तो ये उनके विचार थे अम्बेडकर जी के। आगे क्या है, जाति का विनाश। अब जाति का विनाश से परिचय क्या है भाई। जाति का विनाश अम्बेडकर जी की प्रसिद्ध कृति है जो उन्होंने लिखी, जो 1936 में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने हिंदू समाज की जाति व्यवस्था और शास्त्रीय आधारों को कठोर आलोचना की है। ठीक है, अगर उनके मुख्य विचारों की बात करूं तो शास्त्रों की आलोचना की उन्होंने अम्बेडकर ने कहा कि जाति व्यवस्था को धार्मिक ग्रंथों का समर्थन प्राप्त है। यदि जाति समाप्त करनी है तो उन मान्यताओं को चुनौती देनी होगी जो पहले चली हुई आ रही हैं। सामाजिक सुधार की आवश्यकता, उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक सामाजिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, अंतर्जातीय विवाह, अम्बेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय अंतर्जातीय विवाह है। मतलब एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करना, जिससे कि ये खत्म हो सकती है। समानता और बंधुत्व, उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श समाज की आधारशिला बताया। ठीक है, अगर लोग समानता से रहें, बंधुत्व से रहें, तो इस व्यवस्था को ख़त्म किया जा सकता है। आगे क्या बताते हैं, धर्म परिवर्तन। जब हिंदू समाज में समानता संभव नहीं दिखी तब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों को भी समानता आधारित धर्म अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने जब उन्हें लगा कि भाई हिंदू धर्म में ये व्यवस्था चलती रही, समाप्त नहीं हो सकती, तो उन्होंने जो उनको मानने वाले थे उनको कहा कि बौद्ध धर्म को अपनाओ। तो लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया भारत के अंदर। ठीक है, आगे क्या है, जाति व्यवस्था की आलोचना। अब भाई अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था की आलोचना निम्न आधार पर की। जितने पॉइंट हमने ऊपर पढ़े हैं सेम पॉइंट रिपीट होंगे। जैसे नैतिक आधार पर जाति व्यवस्था मानव गरिमा और सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, और सामाजिक आधार पर
ये समाज में अलगाव, घृणा और संघर्ष उत्पन्न करती है। और राजनीतिक आधार पर जाति व्यवस्था लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। ठीक है। और धार्मिक आधार की बात करें तो धर्म के नाम पर असमानता उचित ठहराना अम्बेडकर को स्वीकार नहीं था कि धर्म के नाम पर किसी को भेदभाव किया जाए। और आर्थिक आधार पर ये श्रम और प्रतिभा को स्वतंत्र प्रयोग से रोकती है। तो ये जाति व्यवस्था पर उनके विचार थे, उनकी आलोचनाएं थी। क्यों जाति व्यवस्था समाज के लिए बेकार है उनके हिसाब से। ठीक है। और ये सत्य भी बेकारी है। आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर द्वारा सुझाया गया समाधान। भाई शिक्षा का प्रसार करके हम जाति व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। संगठन और संघर्ष बनाकर, अंतर्जातीय विवाह करके, समान नागरिक अधिकार देकर और सामाजिक और धार्मिक सुधार करके। इसके अलावा संवैधानिक संरक्षण देकर। उनका प्रसिद्ध नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये उनका प्रसिद्ध नारा था। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और निष्कर्ष में आप मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि निष्कर्ष वैसे खुद से बना के लिखना होता है, बट आप जो मैंने लिखा है वो भी आप सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको याद रहे तो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या माना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जाति व्यवस्था सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। उनकी कृति जाति का विनाश आज भी सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है। अम्बेडकर का विचार था कि न्यायपूर्ण समाज वही है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर प्राप्त हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि महात्मा गांधी के धर्म और राजनीति संबंधित विचार। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, लगभग कई बार आया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। महात्मा गांधी के विचारों को बहुत बार पूछा गया है। 2024 से छोड़ के हर बार क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है। अब प्रस्तावना की बात करें तो आपको क्या लिखना है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण अत्यंत मौलिक और मानवतावादी है। अब उनका विचार पढ़ने वाले हम, तो भाई उनके बारे में जो उन्होंने लिखा है, जो बताया वो हम पढ़ेंगे। कि जहाँ पश्चिमी राजनीतिक विचार जैसे कि मैकियावेली है, मार्क्स है, कार्ल मार्क्स राजनीति को विशुद्ध रूप से सत्ता, शक्ति और कूटनीति का खेल मानते हैं। ऐसा कौन मानता है? मैकियावेली और मार्क्स। वहीं गांधी जी ने राजनीति को एक नैतिक और आध्यात्मिक मोड़ दिया है। और गांधी जी के दर्शन में धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके लिए राजनीति धर्म का व्यवहारिक रूप देने का एक माध्यम है। मतलब वो कहते हैं कि राजनीति और धर्म को हम अलग नहीं कर सकते, दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, धर्म व्यवहारिक रूप देता है राजनीति को, ऐसा उनका मानना है। अब उनके क्या विचार हम ये पढ़ेंगे। अब पहला पॉइंट है धर्म और राजनीति का संबंध। अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति का संबंध अटूट है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि गांधी जी का धर्म से तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड, संप्रदाय या मजहब जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं था, बल्कि मानव धर्म या नैतिक कर्तव्यों से था। मतलब गांधी जी के धर्म से क्या अभिप्राय है? मानवता के धर्म से, नैतिकता के कर्म से, नैतिकता के कर्तव्य से। ठीक है, वो सिख, ईसाई, हिंदू इन सबको ये धर्म नहीं मानते थे, बल्कि मानवता को धर्म मानते थे। धर्महीन राजनीति मृतदेह के समान है। वो कहते हैं जो धर्महीन राजनीति होती है वो एक लाश की तरह होती है। मतलब गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। उनके अनुसार धर्म से अलग राजनीति का मृत शरीर लाश की तरह है, जो केवल समाज के विनाश कर सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है राजनीति का आधार नैतिकता। गांधी जी ने राजनीति में इसलिए शामिल हुए क्योंकि राजनीति ने समाज को हर तरफ से घेर रखा है। ठीक है, वे राजनीति को धर्म यानी नैतिकता और सत्य के दायरे में लाकर उसे लोक कल्याण का साधन बनाना चाहते थे। मतलब वो राजनीति को किस लिए यूज करना चाहते थे? लोक कल्याण के लिए, ना कि सत्ता त्यागने के लिए। ठीक है, अब सार्वभौमिक मानवीय मूल्य अगला पॉइंट है कि उनके लिए धर्म का अर्थ सत्य, अहिंसा और न्याय और करुणा से है। अब वो धर्म को किससे जोड़ रहे हैं? सत्य से, अहिंसा से, न्याय से, करुणा से। जब ये मूल्य राजनीति में शामिल होते हैं तो तभी राजनीति सच्चे अर्थों में जनता की सेवा कर पाती है। मतलब अगर ये सारे मूल्य उसमें शामिल हुए तो राजनीति सच्चे अर्थों में जनता की सेवा कर पाएगी। और राजनीति बेसिकली सेवा करने के लिए ही होती है, लेकिन आजकल उसका अलग अलग तरीके से यूज होता है। ठीक है, अब अगला दूसरा पॉइंट है राजनीति का आध्यात्मिकरण। ठीक है, अब इसमें क्या, गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान राजनीति का आध्यात्मिकरण करना था। इसका अर्थ था कि राजनीति को सन्यासियों का काम बनाना नहीं, बल्कि राजनीतिक जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों को लागू करना था। सत्ता के स्थान पर सेवा। अब भाई आध्यात्मिकरण का अर्थ है कि राजनीति का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना या दूसरों पर प्रभुत्व जमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य
दरिद्र नारायण यानी कि सबसे गरीब व्यक्ति की सेवा होना चाहिए। अब आत्मा शुद्धिकरण क्या है भाई? गांधी जी का मानना था कि एक राजनेता को पहले खुद को नैतिक रूप से शुद्ध करना चाहिए, मतलब खुद की बुराई को पहले खत्म करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर स्वार्थ, क्रोध और लालच पर नियंत्रण नहीं रख सकता है, वह समाज का नेतृत्व करने योग्य नहीं होता है, ऐसा गांधी जी का मानना था। इसलिए आत्मशुद्धिकरण आवश्यक है अगर आप राजनीति में जाना चाहते हो। और अहिंसक विरोध, राजनीति के आध्यात्मिकरण के कारण ही गांधी जी ने सत्याग्रह और असहयोग जैसा हथियार का आविष्कार किया, जो कि पूरी तरह से आत्मिक बल और नैतिक साहस पर आधारित था, ना कि शारीरिक या सैनिक बल पर। ठीक है, ये था अहिंसक विरोध, मतलब बिना लड़े किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, उन्होंने सत्याग्रह भी चलाया था। ठीक है, आगे साध्य और साधन की एकता, भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड मीन्स। और उसमें क्या है, गांधीवादी दर्शन का ये सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय सिद्धांत है। गांधी जी ने पश्चिमी विचारकों के इस सिद्धांत पर पूरी तरह से खारिज कर दिया। लक्ष्य सही होना चाहिए, रास्ता चाहे जैसा भी हो। इस सिद्धांत को भाई जो पश्चिम विचारक का सिद्धांत था उसको पूरी तरह से उन्होंने माना ही नहीं। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, साधन साध्य की निर्धारण करता है। अब गांधी जी का मानना था कि साध्य और साधन का संबंध बीज और पेड़ के जैसा होता है। ठीक है, यदि बीज बबूल का है तो आम तो पेड़ कभी देगा नहीं, उग ही नहीं सकता बबूल के पेड़ में। ठीक उसी तरह यदि हमारा साधन है, रास्ता हिंसक है, मतलब गलत है, अनैतिक है, तो हमें कभी भी न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज साध्य प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, यानी साध्य ही साधन का निर्धारण करता है और अशुद्ध साधनों के शुद्ध परिणाम असंभव। अब वो कहते हैं, और उन्होंने तर्क दिया कि यदि हम स्वतंत्रता यानी एक पवित्र लक्ष्य पाने के लिए हिंसा और झूठ इन अशुद्ध साधनों का सहारा लेंगे तो आज़ादी के बाद जो देश बनेगा वह भी हिंसक और भ्रष्ट होगा। इसीलिए भारत की आज़ादी में संघर्ष उन्होंने अहिंसा और सत्य रूपी शुद्ध साधनों पर कभी समझौता नहीं किया। अब अहिंसा ही एकमात्र साधन, गांधी जी के अनुसार साधन की प्राप्ति के लिए अहिंसा एकमात्र सर्वोत्तम साधन है। साधन हमारे हाथ में है और साध्य हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, इसलिए यदि हम अपने साधनों को पवित्रता का ध्यान रखेंगे तो साध्य हमें सुप्त ही प्राप्त हो जाएगा। ये कहने वाला यदि हम रास्ते सही होंगे ना तो हमें सक्सेस मिल के रहेगी। ठीक है, और निष्कर्ष क्या निकलता है, मैं निष्कर्ष पहले बताया कि हम खुद से बनाओ तो बेटर होता है, बट अगर आपको मेरा बनाया हुआ याद है तो बहुत अच्छी बात है। निष्कर्ष ये निकलता है कि महात्मा गांधी ने धर्म और राजनीति संबंधी विचार वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में और अधिक प्रासंगिक हो गए। आज हम राजनीति के भ्रष्टाचार, हिंसा और अवसरवादिता का बोलबाला है, तब गांधी जी का साध्य और साधन की पवित्रता का सिद्धांत और राजनीति का आध्यात्मिकरण एक सही मार्ग दिखाता है। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ धर्महीन समाज नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज है जहाँ राजनीति सभी धर्मों को साझा यानी नैतिक मूल्यों, सत्य, करुणा और भाईचारे से संचालित हो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन है आपका कि जवाहरलाल नेहरू का धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक मानवतावाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, उन्हें धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक मानवतावाद के ऊपर क्या विचार दिए हैं, वो क्या कहते हैं। ठीक है, अब प्रस्तावना में आपको लिखना है कि आधुनिक भारत में निर्माता और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक महान राजनीतिक नेता होने के साथ साथ एक प्रखर विचारक भी थे। ठीक है, नेहरू का दर्शन मुख्य रूप से तार्किकता, विज्ञान और मानवतावाद पर टिका हुआ था। उन्होंने भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक मानवतावाद और सांस्कृतिक समन्वयवादी सिद्धांत को एक वैचारिक आधार बनाया। ठीक है, आप सबको पता होगा जो जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, अब नेहरू के धर्मनिरपेक्षता पर संबंधित विचार। अब धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू जी क्या बोलते हैं। नेहरू जी की धर्मनिरपेक्षता यानी पश्चिमी मॉडल जहाँ धर्म और राज्य का पूर्ण अलगाव होता है से थोड़ी अलग और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी। उनके धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत मुख्य पहलू निम्नलिखित थे कि सर्वधर्म समभाव, यानी नेहरू के लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म का विरोध करना नहीं था, बल्कि राज्य की नज़र में सभी धर्मों को समान दर्जा देना था। राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और ना ही किसी धर्म के साथ भेदभाव करेगा, ना ही किसी के साथ चलेगा, ना ही किसी के साथ देगा, मतलब ये है। ठीक है, राज्य कोई राजकीय धर्म नहीं। वो कहते हैं कि नेहरू का दृढ़ विश्वास था कि आधुनिक भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होना चाहिए,
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा जहाँ नागरिक की पहचान उसके धर्म से नहीं बल्कि उसकी नागरिकता से होगी। लाइक हम बोलते हैं हम सब भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। ठीक है, जब भी हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना बोलकर हम बोलते हैं वी आर इंडियंस, हम भारतीय, हमारी नागरिकता भारतीय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भावना। भाई विभाजन के बाद देश में सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए नेहरू ने धर्मनिरपेक्ष को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि बहुसंख्यक समुदाय की ये जिम्मेदारी है कि वे अल्पसंख्यक को देश में सुरक्षित और समान महसूस कराए। ठीक है, अगला कि धार्मिक रूढ़िवादिता और सांप्रदायिकता का विरोध। भाई नेहरू सांप्रदायिकता को भारत की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। उन्होंने धर्म और राजनीति को दूर रखने की वकालत की और ताकि समाज में नफरत ना फैले। ठीक है, अब वैज्ञानिक मानवतावाद के ऊपर उनके क्या विचार थे। भाई नेहरू का वैज्ञानिक मानवतावाद उनके जीवन दर्शन का सबसे केंद्रीय बिंदु था। ये दो शब्दों में मिलकर बना है, विज्ञान और मानवतावाद। अब मनुष्य ही केंद्र में है। अब भाई इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र कोई अदृश्य देवी शक्ति नहीं बल्कि मनुष्य खुद है। ठीक है, नेहरू का मानना था कि हमें परलोक स्वर्ग नरक की चिंता न करने के बजाय इसी लोक में मानव जीवन को सुखी समृद्ध और गरिमा में बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या होगा उसका तो पता नहीं। और अगला पॉइंट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज में नेहरू ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बहुत जोर दिया। इसका अर्थ था कि अंधविश्वासों, कुप्रथाओं और पुरानी रूढ़ियों को आंख मूंद कर न मानना बल्कि हर चीज़ को तर्क, तथ्य और प्रयोग की कसौटी पर कसना। और आधुनिक उद्योग यानी आधुनिक भारत में मंदिर। नेहरू ने बांधों, फैक्ट्रियों और प्रयोगशालाओं जैसे कि आईआईटी, एम्स को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। उनका मानना था कि भारत की गरीबी, भूख और बीमारी का इलाज केवल विज्ञान और तकनीक के माध्यम से ही संभव है, पूजा पाठ या फिर धार्मिक कर्मकांडों से नहीं है। ठीक है, और अगला है कि संस्कृति का सिद्धांत। अब उन्होंने भाई 3 सिद्धांत दिए हैं। अब 3 में से कोई 2 पूछता है तो आपको भाई 2 तो कंपलसरी, यानी तीनों पढ़ के जाओ तो बेटर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है। अब नेहरू ने भारत के इतिहास और संस्कृति का बहुत गहरा अध्ययन किया है। संस्कृति को लेकर उनका दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं बल्कि अत्यंत व्यापक और गतिशील था। ठीक है, साझा संस्कृति यानी नेहरू का मानना था कि भारतीय संस्कृति कोई एक अकेली धारा नहीं है बल्कि ये एक विशाल महासागर की तरह है जिसमें आर्य, द्रविड़ और बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई और ब्रिटिश जैसी अनेक संस्कृतियों को नदियों आकर मिली हैं। उन्होंने इसे भारत की साझा संस्कृति यानी मिश्रित संस्कृति भी कहा है। अब विविधता में एकता। भाई नेहरू ने इस प्रसिद्ध वाक्यांश के लिए लोकप्रिय बनाया कि उनके अनुसार भारत विविधता के ऊपरी है और इसके भीतर एक गहरी सांस्कृतिक एकता जिसमें सदियों से सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध कर रखा है। भारत की ये क्षमता रही है कि उसने बाहरी संस्कृतियों को अपनाया और अपनी मौलिकता को भी बनाए रखा। ठीक है, अब संस्कृति एक बहती नदी है। नेहरू के अनुसार संस्कृति कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है। जो संस्कृति नई कड़ियों, नए विचारों, बदलावों को स्वीकार नहीं करती, वे नष्ट हो जाती है। इसलिए भारतीय संस्कृति को जीवित रहने के लिए आधुनिक और प्रगतिशील विचारों को अपनाते रहना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है। गांधी जी 3 चीज़ों पर विचार दिए हैं। ठीक है, अब तीनों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जवाहरलाल नेहरू का दर्शन पूरी तरह से आधुनिक, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील भारत के निर्माण को समर्पित था। उनका धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत देश को टूटने से बचाने का सुरक्षा कवच था, तो उनका वैज्ञानिक मानवतावाद देश को विकास के रास्ते में ले जाने का इंजन था। आज के दौर में भी जब समाज में सांप्रदायिक और अंधविश्वास की चुनौतियां सिर पर उठती हैं तो नेहरू वैज्ञानिक दृष्टिकोण को साझा संस्कृति का सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र को सही दिशा दिखाने में पूरी तरह प्रासंगिक है या फिर होता है। ठीक है, बड़े सिंपल पॉइंट है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और मानवतावाद का सिद्धांत बड़ा ईजी है। और वही यही क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप इसको अच्छे प्रिपेयर करके जाएँ तो बेटर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ई.वी. रामास्वामी नायकर के सामाजिक और राजनीतिक विचार यानी ब्राह्मणवाद की आलोचना और द्रविड़ आंदोलन और हिंदू धर्म की आलोचना, भाई उन्होंने क्या क्या विचार दिए हैं। अब प्रस्तावना में क्या लिखना है कि ई.वी. राम देखो क्वेश्चन 10 नंबर का होने वाला है इस बार। ठीक है, टोटल 50 नंबर पेपर आएगा आपका, जिसमें एक पेपर आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना होता है एमए के पेपर में, मतलब कम शब्दों में आपको अपना उत्तर देना होता है, वो भी सटीक। ठीक है,
अब इसमें प्रस्तावना में बहुत छोटी सी लिखी हुई है कि ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें उनके अनुयायी आदर और पेरियर, जिसका अर्थ है महान आत्मा या बुजुर्ग, कहते हैं, 20वीं सदी में भारत के महान समाज सुधारक और विचारक और क्रांतिकारी नेता थे। वे दक्षिण भारत में शोषित और पिछड़े और महिलाओं के अधिकारों में सबसे प्रखर योद्धा थे। अब पेरियार का पूर्ण दर्शन तार्किकता, आत्मसम्मान और रूढ़िवादिता के विरोध पर टिका हुआ था। उन्होंने दक्षिण भारत में राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह बदल दिया। अब ब्राह्मणवाद की आलोचना की बात करें तो भाई पेरियार भारतीय समाज के असमानता और शोषण की जड़ ब्राह्मणवाद को मानते थे। उन्होंने इसके खिलाफ एक बौद्धिक और सामाजिक युद्ध छेड़ा। अब सांस्कृतिक और सामाजिक वर्चस्व का विरोध। पेरियार का मानना था कि ब्राह्मणवाद ने एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था तैयार की है जिसे जन्म के आधार पर एक वर्ग और सर्वोच्च समाज में बहुत बड़े हिस्से यानी गैर ब्राह्मणों और दलितों को नीच या अछूत बना दिया गया है। उन्होंने इस जन्मजात श्रेष्ठता के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज किया। ऐसा उनका मानना था कि जो ब्राह्मणवाद है वो ही जाति व्यवस्था का मूल कारण है एक तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मानसिक गुलामी की मुक्ति। उनका कहना था कि ब्राह्मणवाद ने गैर ब्राह्मणों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है, जिससे वे अपनी ही हीन स्थिति को अपनी किस्मत या भगवान की इच्छा मान लेते हैं। और पेरियार ने नारा दिया कि जब तक लोग इस मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं होंगे तब तक उनका सामाजिक उत्थान असंभव है। ठीक। मनुस्मृति का विरोध। भाई मनुस्मृति मैं बता दूँ एक किताब है जो आप कॉलेज में अगर आपने पॉलिटिकल ऑनर्स ली होगी तो उसमें पढ़ा हुआ। ठीक है। अब बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह पेरियार ने भी मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की तीखी आलोचना की और उन्हें सार्वजनिक रूप से जलाया, क्योंकि उनका मानना था कि ये ग्रंथ जातिवाद और महिलाओं के शोषण की कानूनी व धार्मिक मान्यता देते हैं। अब हिंदू धर्म की आलोचना। भाई पेरियार ने हिंदू धर्म की आलोचना अत्यंत तीखी और तार्किक और कट्टर थी। वे किसी भी ऐसे धर्म को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे जो इंसान को इंसान नहीं समझता। भाई ईश्वरवाद और अंधविश्वास का प्रहार। पेरियार ने एक पक्के बुद्धिवादी थे। उन्होंने कहा कि यदि ईश्वर ने जाति व्यवस्था बनाई है तो ऐसे ईश्वर को छोड़ देना चाहिए। उनका एक प्रसिद्ध कथन था, जो ईश्वर का वो मानता है वह मूर्ख है, जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। ऐसा उनका मानना था। ठीक है। अब पौराणिक कथाओं का पुनरुत्थान। पेरियार ने रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं में एक अलग व्याख्या प्रस्तुत की है। अपनी पुस्तक सच्ची रामायण में उन्होंने राम को उत्तर भारत के आर्य वर्चस्व का प्रतीक और रावण को दक्षिण भारत के द्रविड़ आत्मसम्मान और संस्कृति का नायक बताया। अब धार्मिक कर्मकांडों का बहिष्कार। उन्होंने विवाह और अन्य सामाजिक उत्सवों को ब्राह्मण पुरोहित और धार्मिक मंत्रोच्चार की पूरी तरह से हटाने का वकालत की। उन्होंने आत्मसम्मान विवाह की शुरुआत की, जिसमें बिना किसी पंडित या धार्मिक रस्म के वर वधू एक दूसरे को माला पहनाकर प्रतिज्ञा लेकर विवाह करते हैं। ठीक है। आगे द्रविड़ आंदोलन और आत्मसम्मान आंदोलन क्या थे। देखो आंदोलन के बारे में पढ़ना थोड़ा ध्यान से। अब पेरियार के विचार का व्यवहारिक रूप उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन में दिखाई देता है, जिसमें दक्षिण भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। इसमें क्या था, आत्मसम्मान आंदोलन में क्या था कि 1925 में पेरियार ने 1925 में इस आंदोलन की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य गैर ब्राह्मणों और पिछड़ों और महिलाओं को आत्मसम्मान की भावना जगाना था। इस आंदोलन ने नारा दिया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊंचा नीचा नहीं है। अब द्रविड़ कड़गम यानी डीके। भाई 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया। ये एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन था जिसने सामाजिक समानता, जाति उन्मूलन और द्रविड़ पहचान को मजबूत करने का लिए काम किया। इसी संगठन ने आगे चलकर डीएमके और एआईएडीएमके जैसे राजनीतिक पार्टियों का उदय किया। अब भाई डीएमके पार्टी आप जानते होंगे, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी है, जो कि कट्टर भारतीय यानी हिंदू धर्म की विरोधी है। ठीक है। अब आर्य बनाम द्रविड़ सिद्धांत। पेरियार का मानना था कि दक्षिण भारत में मूल निवासी द्रविड़ है और उत्तर भारत में आए आर्यों ने अपनी संस्कृति, भाषा यानी संस्कृति, हिंदी और ब्राह्मणवादी धर्मों को द्रविड़ लोगों को जबरन थोपा है। उन्होंने दक्षिण भारत को राज्य को मिलाकर एक अलग संप्रभुत्व द्रविड़ नाडु बनाने की मांग की। मतलब तमिलनाडु को अलग करके एक नया अलग देश घोषित करने की मांग की थी। ठीक है। अब महिला अधिकार और सशक्तिकरण। द्रविड़ आंदोलन का एक मुख्य स्तंभ महिला मुक्ति था। पेरियार ने बाल विवाह और देवदासी प्रथा का कड़ा विरोध किया तथा महिलाओं
के लिए संपत्ति के अधिकार, शिक्षा, तलाक और अधिकार के विधवा पुनर्विवाह पर पुरजोर समर्थन किया। ये पेरियार के विचार थे। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? निष्कर्षता ईवी रामस्वामी पेरियार भारतीय सामाजिक क्रांति के ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने समाज को स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाना सिखाया। उनकी आलोचना भले ही अत्यधिक आक्रामक और विवादास्पद रही हों, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जो समाजवादी समतावादी हो। ठीक है, और जहाँ जन्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो और हर व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जी सके। आज भी दक्षिण भारत की सामाजिक राजनीतिक चेतना व पेरियार के विचार अमिट छाप देखी जा सकती है। ठीक है, अब जो ये व्यक्ति थे, इन्हीं व्यक्ति की वजह से ये डीएमके जैसी पार्टी बनी हुई है। उनके विचार जो थे और अभी के जो पार्टी के विचार वो बहुत अलग हैं। तो अभी की पार्टी की बिल्कुल मान्यता नहीं देंगे हम, जिस हिसाब के उनके विचार हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 5 है कि पंडिता रमाबाई और महिलाओं का उद्धार। भाई पितृसत्ता पर विचार और नारी सुधार और महिलाओं के उत्थान पर योगदान, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 तो आपको प्रिपेयर करने हैं 100%। ठीक है, अब प्रस्तावना क्या कहती है कि 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण और समाज सुधार आंदोलन में पंडित रमाबाई का स्थान अत्यंत अद्वितीय और क्रांतिकारी था। ठीक है, वे एक महान विदुषी, संस्कृत विद्वान और भारत की महिला अधिकार व शिक्षा अग्रदूत थी। ठीक है, अब जहाँ तत्कालीन समय के अधिकांश पुरुष समाज सुधारक जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिंदू धर्म के दायरे के भीतर रहकर महिलाओं की स्थिति में सुधार करना चाहते थे, भाई पंडित रमाबाई ने महिलाओं के शोषण की जड़ पितृसत्तात्मक व्यवस्था और धार्मिक रूढ़ितावादी पर सीधा प्रहार किया। भाई इनके हिसाब से महिलाओं की जो कंडीशन है वो सारी कंडीशन है पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण। अब पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या, जहाँ पिता को महान या फिर मैन माना जाता है, घर का जो मुखिया होता है वो पिता ही होता है, वो होता है पितृसत्तात्मक। और मातृ सत्तात्मक क्या है, जिससे माता मतलब महिलाओं की अधिक सम्मान दिया जाता है। ठीक, वैसे भारत स्टार्टिंग से ही महिला प्रधान देश रहा है हर चीज़ में, पूरे बाद में पुरुष प्रधान देश बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पितृसत्ता पर विचार। भाई पंडित रमाबाई भारत की पहले विचारक में से थी जिन्होंने पितृसत्ता के ढांचे को गहराई से समझा, उनकी तीखी आलोचना की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन ने उनके ये विचार स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। अब इसमें क्या आता है, अब भाई धार्मिक ग्रंथों द्वारा महिलाओं का दमन। रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म ग्रंथ विशेषकर कि मनुस्मृति पूरी तरह से पुरुष प्रधान सोच में लिखे गए हैं। इन ग्रंथों ने महिलाओं के स्वतंत्र अस्तित्व को वंचित कर दिया है। उन्होंने जीवन भर पुरुष यानी पिता, पति और फिर पुत्र के अधीन रहने के लिए मजबूर किया। और उच्च वर्ग की महिलाओं की बदतर स्थिति, अगला पॉइंट है, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापना दी है कि समाज में तथाकथित उच्च जाति यानी ब्राह्मण आदि की महिलाओं की स्थिति सबसे अधिक दयनीय थी। उन्हें धर्म और लोक लाज के नाम पर चार दीवारी के में कैद रखा जाता था, जबकि निचली जातियों को महिलाओं कम से कम बाहर जाकर काम करने की थोड़ी स्वतंत्रता थी। अब पुरुषों के दोहरे मापदंड। भाई उन्होंने पुरुषों की इस मानसिकता की आलोचना की कि वे खुद तो आधुनिक शिक्षा और स्वतंत्र चाहते थे, लेकिन अपने घर की महिलाओं को अज्ञानता और पर्दा प्रथा के अंधकार में रखना चाहते थे। और नारी सुधार की बात करूं तो भाई पंडित रमाबाई ने नारी सुधार संबंधी विचार केवल भाषणों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वे महिलाओं के समाज को एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखना चाहती थी। बाल विवाह का कड़ा विरोध किया उन्होंने। भाई उनका खुद का विवाह कम उम्र में नहीं हुआ था, इसलिए वे इसके दुष्परिणामों को जानती थी, मतलब कम उम्र में हुआ था। उन्होंने समाज में प्रचलित बाल विवाह और अनमोल विवाह यानी बुजुर्ग पुरुष के साथ साथ बच्ची का विवाह पुरजोर विरोध किया, क्योंकि यह लड़कियों के शरीर और मानसिक विकास को पूरी तरह से रोक देता है। अब विधवाओं की स्थिति में सुधार। भाई तत्कालिक हिंदू समाज में बाल विवाह के जीवन में किसी नर्क से कम नहीं था। उनका मुंडन किया जाता था, उन्हें अपशगुनी माना जाता था, अपशगुनी माना जाता था और समाज में बहिष्कृत कर दिया जाता था। रमाबाई ने समाज की इस क्रूरता के खिलाफ जिहाद छेड़ा और विधवाओं के सम्मान जनक पुनर्वास की वकालत की। अब आगे क्या है, महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता। अब उन्होंने
कहा कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि जब जब तक महिला शिक्षित नहीं होंगी तब तक पुरुषों की गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकती हैं। शिक्षा ही महिलाओं की आत्मविश्वास और तार्किकता पैदा कर सकती है। ऐसा उनका मानना था कि एजुकेशन के जरिए ही हम महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि महिलाओं के उत्थान के व्यवहारिक योगदान। अब भाई ये पंडित रमाबाई का व्यवहारिक सुधारक थी। अब उन्होंने महिलाओं की मदद के लिए कई ऐतिहासिक संस्थाएं की स्थापना की। आर्य महिला समाज यानी 1882 में पुणे में इसकी स्थापना कर उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए एक मंच तैयार किया। इसके माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जाता था। अब शारदा सदन भाई मुंबई के बाद पुणे में स्थापित ये सदन विशेष रूप से उच्च जाति बाल विवाह के लिए आश्रय गृह था। ठीक है, जहाँ उन्हें न केवल रहने के और खाने की सुविधा दी जाती थी बल्कि उन्हें शिक्षित कर आत्मनिर्भर जैसे कि सिलाई बुनाई छपाई और अध्यापन की प्रशिक्षण देकर बनाया जाता था। मतलब इस सदन में बेसिकली महिलाओं को स्किल सिखाई जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, अब आगे मुक्ति मिशन 1890 में। ठीक, जब पुणे में भयंकर अकाल और प्लेग फैला तो उन्होंने फेड़ गांव और मुक्ति मिशन की स्थापना की। ये हजारों अनाथ बच्चों, बेसहारा महिलाओं और अंधों अपाहिजों को आश्रय मिला। ठीक है, हंटर आयोग सक्षम गवाही। उन्होंने भारत की शिक्षा की स्थिति में समीक्षा करने आए हंटर आयोग के सामने जोरदार तरीके से मांग रखी कि महिला शिक्षा के लिए महिला निरीक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए और महिलाओं के लिए मेडिकल शिक्षा यानी डॉक्टरी की पढ़ाई के रास्ते खोल देने चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, अब भाई उनके विचार बहुत अच्छे रहे हैं पंडित रमाबाई के। अब उनके विचार निष्कर्ष आप अपने हिसाब से बना के लो तो बहुत बेटर लिख सकते हो। मैंने लिखा हुआ पंडित रमाबाई का योगदान केवल इतिहास के पन्नों से सीमित नहीं है बल्कि वे आधुनिक भारतीय नारीवाद की सच्ची जननी थी। उन्होंने अपने जीवन में समाज पर भारी विरोध और बहिष्कार और रूढ़िवादिता का सामना किया। यहाँ तक कि हिंदू धर्म की कमियों के तंग आकर उन्होंने ईसाई धर्म को भी अपना लिया, लेकिन वे महिलाओं के अधिकार के संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटे। अब इग्नू के पाठ्यक्रम के अनुसार, अब भाई मैंने थोड़ा बुक से लिखा हुआ है, उनका मूल्यांकन एक ऐसे साहसी और क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में किया जाता है जिसने भारतीय महिलाओं को दया की पात्र समझने के बजाय उसे शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोहम्मद अली जिन्ना और द्विराष्ट्र सिद्धांत। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनका जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था वो क्या था। ठीक है, यानी मुस्लिम राष्ट्रवाद और द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है तो आपको ये भी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। अब प्रस्तावना में क्या है कि आधुनिक भारतीय इतिहास और राजनीतिक चिंतन में मोहम्मद अली जिन्ना का नाम एक अत्यंत प्रभावशाली और विवादास्पद राजनीतिक नेता के रूप में दर्ज है। ठीक है, जिन्ना के राजनीतिक जीवन के दो भागों में देखा जा सकता है। पहला 1920 से पहले जहां वे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में जाने जाते थे, और दूसरा भाग 1930 के जहां वे कट्टर मुस्लिम राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रवक्ता बन गए। और इसी वैचारिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की प्रतिपादित किया, जिसे अंततः 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के कारण ही भारत के दो भाग हुए थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के कारण। ठीक है, अदरवाइज भारत के कभी भी दोस्त से नहीं होते, क्योंकि जो भारतीय मुस्लिम या हिंदू थे कभी नहीं चाहते थे कि भारत के दोस्त से हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुस्लिम राष्ट्रवाद क्या है। अब जिन्ना के नेतृत्व में उभरा मुस्लिम राष्ट्रवाद कोई धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये मुख्य रूप से एक राजनीतिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। आप देखो पहला पॉइंट आता है कि राजनीतिक असुरक्षा की भावना। वह जिन्ना का मानना था कि ब्रिटिश शासन के जाने के बाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी बहुसंख्यक शासन लागू होगी। चूँकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए उन्हें डर था कि स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम केवल एक स्थायी अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे और सत्ता की चाबी पूरी तरह से कांग्रेस, जिसका वे हिंदू संस्था मानते थे, के हाथों चली जाएगी। जबकि ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में हिंदू कम हो गए हैं, बल्कि और जो है हिंदुस्तान है यानी भारत और इंडिया में मुस्लिम लोगों की आबादी बड़ी है। मतलब भारत में मुस्लिम सुरक्षित है जबकि पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। ठीक, उल्टा हुआ। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा। भाई जिन्ना ने तर्क दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हित हिंदुओं की पूरी तरह
भिन्न है। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रवाद का उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना नहीं था, बल्कि उभरते हुए स्वतंत्र भारत में मुस्लिम अभिजात वर्ग और आम मुसलमानों के लिए नौकरियां, शिक्षा और राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित करना था। ठीक है। और अगला पॉइंट है कि कांग्रेस के मोहभंग 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया तो जिन्ना को विश्वास हो गया कि अखंड भारत में मुसलमान कभी भी उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रवाद और अधिक आक्रामक बना दिया। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे। अब द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? अब द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या, द्वि का मतलब होता है दो, राष्ट्र मतलब देश, मतलब दो देशों को बोला जाता है द्विराष्ट्र। ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत जिन्ना के राजनीतिक दर्शन का सबसे केंद्रीय और निर्णायक मोड़ था। अब उन्होंने इस सिद्धांत को 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक है। इस सिद्धांत के मुख्य आधार निम्नलिखित थे। अब क्या थे? अब हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं। जिन्ना ने पश्चिमी देशों में एक राष्ट्र और एक राज्य की अवधारणा को खारिज करते हुए कहा कि भारत को एक राष्ट्र नहीं है। उनके अनुसार हिंदू और मुसलमान केवल दो धार्मिक संप्रदाय नहीं हैं, बल्कि वे पूरी तरह से अलग राष्ट्र हैं। अगला पॉइंट है मौलिक और सांस्कृतिक भिन्नता। जिन्ना ने अपने भाषण में तर्क दिया कि दोनों समुदाय के बीच ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक खाई बहुत गहरी है। उन्होंने कहा कि दोनों के महापुरुष यानी इतिहास के महाकाव्य और नायक अलग अलग हैं। एक नायक दूसरे को शत्रु है, मतलब दोनों के सामाजिक रीति रिवाज, खान पान और विवाह पद्धतियाँ पूरी तरह से भिन्न है, ऐसा कहा जिन्ना ने। ठीक है। दोनों के अलग अलग सभ्यताओं के संबंध रखते हैं जो परस्पर विरोधी विचारों पर आधारित है। और कृत्रिम एकता का विरोध किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के इस प्रयास की आलोचना की कि भारत को एक प्रशासनिक ढांचे के तहत बांध कर रखा जाए। जिन्ना के अनुसार एक अखंड भारत में के तहत दोनों राष्ट्र के साथ रखने का परिणाम गृहयुद्ध और विनाश ही होगा। ठीक है। और एक अलग संप्रभु राज्य की मांग। द्विराष्ट्र सिद्धांत का तार्किक निष्कर्ष ये था कि चूंकि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है और इसीलिए आत्मनिर्णय के अधिकार के तहत उनका अपना एक अलग स्वतंत्र और संप्रभु राज्य होना चाहिए, जिसे बाद में पाकिस्तान नाम दिया गया। तो इससे आपको समझ में क्या आया कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था वो जिन्ना के द्वारा लाया गया और पाकिस्तान बनने के कारण भी जिन्ना थे। ठीक, जिन्होंने 1940 में अपना प्रस्ताव रखा, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान दोनों हिस्सों में बढ़ गए, मुस्लिम हिंदू अलग पार्ट में बढ़ गए और अभी भी आप पाकिस्तान की स्थिति देख सकते हो क्या हालत हो रखी है। ठीक है। अब निष्कर्ष मैं आपको जैसे पहले बताया, आप बना के लिखो तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर आप मेरा लिखा हुआ याद करे जाते हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो मोहम्मद अली जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को बदलने वाला एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ, जहां महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जैसे नेता साझा राष्ट्रवाद और अखंड भारत में विश्वास रखते थे, वहीं जिन्ना पृथक मुस्लिम राष्ट्रवाद यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपना अंतिम लक्ष्य बनाया। ठीक है। मतलब एक राजनीतिक नेता के कारण एक पूरा देश बढ़ गया। अब भाई इग्नू के पाठ्यक्रम के अनुसार जिन्ना के इस सिद्धांत के मूल्यांकन एक ऐसे रणनीति के रूप में किया जाता है जिससे धार्मिक पहचान का राजनीतिकरण करके उपमहाद्वीप को भूगोल और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक है। तो राजनीति वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी बुरी है कि एक देश को काट कर दो हिस्सों में बदल सकती है। जैसे अभी आप तमिलनाडु को देख सकते हो, तमिलनाडु एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है बार बार, जो उसकी डीएम की पार्टी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, श्री अरविंद का राष्ट्र और राज्य का सिद्धांत है। यहाँ अरविंद का मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं है, ये कोई और है, श्री अरविंद। ठीक, एक महान नेता। अब भाई आधुनिक भारतीय राजनीतिक और आध्यात्मिक चिंतन में श्री अरविंद घोष का एक स्थान अत्यंत विशिष्ट है। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी या गर्म दल के प्रमुख रणनीतिकार और दार्शनिक थे। अरविंद का राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि पूरी तरह से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना पर आधारित था। बाद में उन्होंने राजनीति का संन्यास लेकर पांडिचेरी यानी पौंडुचेरी के आध्यात्मिक की साधना की, जहां उन्होंने राज्य और मानव एकता के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रतिपादित किए। अब आगे क्या हुआ? श्री अरविंद का राष्ट्रवाद का सिद्धांत। श्री अरविंद का राष्ट्रवाद का पाश्चात्य यानी राष्ट्रवाद में पूरी तरह से भिन्न था, जहाँ पश्चिमी राष्ट्र केवल एक भौगोलिक क्षेत्र, समान भाषा या फिर राजनीतिक हितों पर आधारित होता है। वहीं अरविंद का एक राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक अनिवार्यता था,
यानी उनके सिद्धांत का मुख्य स्तंभ निम्नलिखित है। भाई अरविंद जो थे उनका एक राष्ट्रवाद के ऊपर विचार था एक तरीके से, ठीक है। जहाँ पश्चिमी राष्ट्रवाद केवल एक भौगोलिक क्षेत्र था और समान भाषा राजनीतिक हितों पर आधारित था, वहीं जो अरविंद का राष्ट्रवाद था वो आध्यात्मिक अनिवार्यता था। अब भाई क्या क्या पॉइंट है इसमें। पर राष्ट्र एक भौगोलिक टुकड़ा नहीं है बल्कि सनातन धर्म है, इनका मानना था। अरविंद ने अपने प्रसिद्ध उत्तरपाड़ा भाषण में कहा कि राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर की ओर आया है। और उनके अनुसार भारत केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि एक भारत माता है, एक जीवंत और जागृत दिव्य शक्ति है। मतलब उन्होंने एक तरीके से देश को अपना एक परिवार माना, हिस्सा माना, उस हिसाब से उन्होंने माता कहा, ठीक है। और राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक आवश्यकता। अरविंद के अनुसार भारत का पुनरुत्थान केवल भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि पूरी मानवतावाद के कल्याण और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए भारत का आज़ाद होना अनिवार्य है। अब स्वराज का अर्थ क्या था इनके हिसाब से। भाई अरविंद भारत के लिए अंग्रेज के अधीन औपनिवेशिक स्वराज के पक्ष में नहीं थे, वे पूर्णतः स्वतंत्रता चाहते थे, ठीक। उनके लिए स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण नहीं था बल्कि अपनी आत्मा और संस्कृति के अनुसार जीने की स्वतंत्रता थी। मतलब उन्हें सब आज़ादी सिर्फ आज़ादी नहीं थी, अपने अनुसार जीवन जीना और अपने अनुसार अपनी संस्कृति को चलाने की आज़ादी थी उनके लिए, ठीक है। आगे क्या है। अब निष्क्रिय निष्क्रिय प्रतिरोध। भाई अपने राष्ट्रवाद को व्यवहारिक रूप देने के लिए अरविंद ने निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत दिया जो बाद में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का आधार बना। इसके तहत उन्होंने 5 मुख्य रणनीतियाँ सुझाई। पहला, विदेश वस्तुओं का बहिष्कार। आपको याद होगा कि भाई कुछ असहयोग आंदोलन वगैरह हुए थे, इसमें भारतीय लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। आप इसमें लिख सकते हो, लिखने के लिए मैं सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की हैं, बट आप इतना भी लिख के आते हो तो आपको मार्क्स पूरे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना और सरकारी अदालतों का बहिष्कार और निजी मध्यस्थता रखना, सरकारी नौकरियों कानूनों का सविनय उल्लंघन करना, ये सब आज़ादी के लिए किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य का भारतीय सिद्धांत। अब इसमें क्या है भाई, श्री अरविंद ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर में राज्य के स्वरूप की व्यापक चर्चा की है। उनका राज्य संबंधी दृष्टिकोण निम्नलिखित बिंदु पर साझा किया जा सकता है। अब भाई भारतीय सिद्धांतों ने राज्य का भारतीय सिद्धांत में उन्होंने क्या बोला कि राज्य एक मशीन है, यानी आत्मा नहीं। क्या है, एक मशीन है, आत्मा नहीं है। अरविंद पाश्चात्य विचारकों यानी कि हेगेल के इस सिद्धांत के घोर विरोधी थे। राज्य एक सर्वोपरि है। अरविंद के अनुसार राज्य केवल एक यांत्रिक उपकरण यानी मशीन है जिसके पास कोई आत्मा अंतरात्मा नहीं होती। इससे राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, अरविंद जी के विचार थे, ठीक। कि राज्य क्या है, एक मशीन है, एक मतलब एक ऐसी संस्था है जो हमारे लिए काम करती है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अब धर्म आधारित राज्य, जहाँ धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं बल्कि नैतिक और सार्वभौमिक नियम है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का हवाला देते हुए अरविंद ने कहा कि भारत में राज्य कभी भी सर्वोच्च नहीं रहा बल्कि धर्म हमेशा राज्य के ऊपर रहा है। राजा या सरकार केवल धर्म को लागू करने का एक माध्यम मतलब एक माध्यम मात्र है, ठीक। अब सांस्कृतिक बहुलवाद और विकेंद्रीकरण। प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था की एक प्रशंसा करते हुए अरविंद ने कहा कि भारत में हमेशा राजनीतिक शक्ति विकेंद्रीकरण रहा है, मतलब बटा हुआ रहा है, केंद्रीकृत नहीं था, एक जगह स्थापित नहीं था, बटा हुआ रहा है। स्वायत्त गांव और स्थानीय संघ अपने मामलों में स्वतंत्र वे केंद्रीय राज्य के आध्यात्मिक हस्तक्षेप के विरुद्ध थे, ऐसा अरविंद जी ने कहा। और क्या कहा कि विश्व की ओर अरविंद का राज्य एक सिद्धांत अंततः यानी विश्व संघ विश्व राज्य की परिकल्पना पर जाकर समाप्त होता है। यानी विश्व क्या पूरा एक राज्य है, मतलब पूरी दुनिया ही एक राज्य है। उनका मानना था कि जैसे जैसे मानव चेतना विकास होगा संकुचित राष्ट्र राज्य मतलब जो राष्ट्र राज्य है वो सिकुड़ता जाएगा, समाप्त हो जाएंगे और पूरी दुनिया पर आध्यात्मिक सूत्र में बनकर वैश्विक परिवार का रूप ले लेगी। और ऐसा ही हुआ है। आज वैश्वीकरण है, अब पूरी दुनिया ही एक गांव बन चुकी है, ठीक है, जिसमें हम दुनिया के लोगों को देखते हैं, सुनते हैं और उनके कल्चर को अपनाते हैं और वो हमारे कल्चर को अपनाते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं वैश्वीकरण, जो कि अरविंद जी ने कहा वो बात अभी सत्य हुई है। और निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्षता श्री अरविंद का राष्ट्रवाद और राज्य सिद्धांत भारतीय राजनीति को एक अद्वितीय
और आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करता है। उन्होंने राष्ट्रवाद को राजनीति के कीचड़ से निकालकर धर्म और आध्यात्मिकता को पवित्र शिखर पर स्थापित किया। अरविंद का ये विचार आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उनकी सैन्य या फिर आर्थिक ताकत में नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक आत्मा और नैतिक मूल्यों में निहित होती है। ठीक। उसके अलावा आपके मन में और कोई भी निष्कर्ष आता है तो आप वो भी लिख दें, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि एम एन रॉय नव मानवतावाद और मार्क्सवाद की आलोचना। भाई एम एन रॉय ने जो नव मानवतावाद था और मार्क्सवाद के ऊपर जो अपने आलोचनात्मक विचार प्रकट किए हैं उनके बारे में बताना है इसमें। ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है मैं 60-40 के बीच लूँगा कि 60% आ सकता है। ठीक है। तो भाई क्योंकि ये लास्ट 5 ईयर में 3 टाइम्स आया है। ठीक है। अब मानवेंद्र नाथ रॉय यानी एम एन रॉय 20वीं सदी के भारत का सबसे प्रखर, गतिशील और मौलिक विचारकों में से एक थे। उनका राजनीतिक जीवन अत्यंत विविधतापूर्ण रहा है। वे पहले एक उग्र राष्ट्रवादी थे। वे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रख्यात मार्क्सवादी नेता बने। उन्होंने मेक्सिको और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और जीवन में अंतिम पड़ाव में वे मार्क्सवाद के आगे बढ़कर नव मानवतावाद के प्रतिपादक बने। और एम एन रॉय का नव मानवतावाद मनुष्य की स्वतंत्रता, तार्किकता और वैश्विक भाईचारे पर आधारित एक क्रांतिकारी दर्शन है। अब भाई एम एन रॉय की द्वारा मार्क्सवाद की आलोचना क्या है, वो क्या कहते हैं। एम एन रॉय लंबे समय तक मार्क्सवादी रहे हैं। लेनिन के साथ कॉमिंटन में काम किया, लेकिन बाद में सोवियत संघ के स्टालिन के तानाशाही रवैये और मार्क्सवाद की व्यवहारिक विफलताओं को देखकर उनका मार्क्सवाद के मोहभंग हो गया। उन्होंने मार्क्सवाद की निम्नलिखित आधारों पर तीखे बौद्धिक आलोचना की। अब क्या आलोचना की। आर्थिक नीतिवाद की आलोचना की। मार्क्स का मानना था कि इतिहास की सभी घटनाएं और मानवीय चेतना केवल आर्थिक कारकों यानी उत्पादन के साधनों से तय होती है। रॉय ने इनका खंडन करते हुए कहा कि मनुष्य की वैचारिक चेतना और सांस्कृतिक मूल्य भी इतिहास को बदलने में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जितनी कि अर्थव्यवस्था। ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या अधूरी। अब रॉय के अनुसार मार्क्स ने इतिहास में केवल वर्गों के संघर्ष के रूप में देखा है। ठीक है। इसने समाज में नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया, मार्क्सवाद ने। ठीक है। रॉय का मानना था कि इतिहास केवल संघर्ष से नहीं बल्कि मानवीय सहयोग को तार्किकता से आगे बढ़ता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता का आनंद। मार्क्सवाद में वर्ग या समूह के सर्वोपरि माना जाता है और व्यक्ति को उनके अधीन कर दिया जाता है। रॉय ने आलोचना करते हुए कहा कि सोवियत संघ के साम्यवाद के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह कुचल दिया गया और वहाँ सर्वहारा वर्ग और तानाशाही सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बजाय कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही स्थापित हो गई। ऐसा किसने कहा, एम एन रॉय ने कहा। मार्क्सवाद का विरोध किया कि भाई उसमें केवल लोगों की मतलब सम्मान का हनन होता है, उनका सम्मान नहीं किया जाता, ऐसा उनका मानना था। ठीक है। आगे क्या हुआ कि नैतिकता का अभाव। भाई मार्क्सवादी दर्शन के साध्य यानी साम्यवाद की स्थापना पाने के लिए किसी भी हिंसक साधन की सही ठहराया जाता है। रॉय के अनुसार मार्क्सवाद के नैतिक मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसकी वे सबसे बड़ी कमी थी। ठीक। और क्या है, नव मानवतावाद या उग्र मानवतावाद के बारे में क्या कहते हैं। भाई मार्क्सवाद और पूंजीवाद दोनों की कमियां दूर करने के लिए एम एन रॉय ने 1947 में अपने नए दर्शन नव मानवतावाद की घोषणा की। इसे उग्र मानवतावाद के इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रूढ़ियों को जड़ से उखाड़कर मनुष्य को उसके मूल रूप से वापस स्थापित करना चाहते हैं। अब भाई रूढ़िवादी कौन होता है। भाई रूढ़िवादी वो व्यक्ति होते हैं जो पुरानी सोच को रखते हैं और परिवर्तन को धीरे धीरे स्वीकार करते हैं, एकदम स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि रेडिकल क्या है, वो परिवर्तनशील होता है, तुरंत ही परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। ठीक है। अब इसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या है, भाई मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। रॉय के मानवतावाद के मूल मंत्र है कि समाज, राज्य, राजनीति या धर्म इनमें से कोई भी मनुष्य बड़ा नहीं है। मनुष्य किसी राज्य का ईश्वर की कठपुतली नहीं है, बल्कि वह खुद अपने भाग्य का निर्माता है। अब मानव स्वभाव के 3 स्तंभ। रॉय के मनुष्य के स्वभाव को वैज्ञानिक जैविक दृष्टिकोण में समझते हुए 3 मुख्य तत्व बताए। पहला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मनुष्य की बुनियादी दैनिक जैविक आवश्यकता है। समाज का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना होना चाहिए, ना कि उसे कम करना होना चाहिए। दूसरा तार्किकता। मनुष्य का एक बुद्धिजीवी प्राणी है।
ठीक है। और वह अंधविश्वासों या देवी इच्छा से नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान से संचालित होता है। ठीक है। और आखिरी पॉइंट है नैतिकता, मोरलिटी। रॉय के अनुसार नैतिकता के लिए किसी धर्म या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य स्वभाव से ही नैतिक होता है, क्योंकि वह तार्किक है, मतलब सोचने विचार करने वाला है। तर्क ही मनुष्य को सही और गलत अंतर सिखाता है। ठीक है। अब दलीय विरोध का दलीय राजनीति का विरोध, वह रॉय ने संसदीय लोकतंत्र और राजनीतिक दलों का एक कड़ा विरोध किया। वह उन्होंने इसका विरोध क्यों किया? उनका मानना था कि राजनीतिक दल सत्ता के भूखे होते हैं और वे जनता का शोषण करते हैं। ठीक है। इसलिए उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की, जहाँ शक्ति नीचे और ऊपर की ओर यानी स्थानीय जन समिति या पीपुल्स कमेटियों के माध्यम से प्रभावित हो। ठीक, ऐसा दलीय राजनीति का विरोध करते हुए उन्होंने कहा। और क्या कहते हैं कि विश्व बंधुत्व, रॉय के मानवतावाद नव मानवतावाद का एक देश या राष्ट्र तक सीमित नहीं था। वे संकुचित राष्ट्र के विरोधी थे, मतलब छोटे राष्ट्र के विरोधी थे। जैसे उन्होंने बताया वो वैश्वीकरण की ओर, वो अरविंद जी का जो सिद्धांत पड़ा ऊपर, क्योंकि वह राष्ट्रवाद युद्ध और नफरत का जन्म देता है। वे एक ऐसे विश्व संघ की कल्पना करते थे जहाँ पूरी मानवतावाद एक सार्वभौमिक भाईचारे से रहे। ठीक है, मतलब सब लोग एक भाईचारे और बंधुत्व के साथ रहें। और निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? निष्कर्ष ये निकलता है कि एम एल रॉय का नव मानवतावाद आधुनिक राजनीतिक चिंतन को एक बहुत बड़ी देन है। उन्होंने साम्यवाद की तानाशाही और पूंजीवाद के आर्थिक शोषण दोनों का एक मानवीय और लोकतांत्रिक विकल्प प्रस्तुत किया। रॉय का ये दर्शन आज के युग में बेहद प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी विचारधारा या राज्य की सार्थकता इस बात में है कि वह एक आम इंसान को कितनी स्वतंत्रता और गरिमा प्रदान कर सकता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि इसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उनका राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का सिद्धांत वो क्या कहते हैं कि विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक महान साहित्यकार, संगीतकार और नोबेल पुरस्कार विजेता ही नहीं थे, बल्कि वे एक गहरे राजनीतिक और सामाजिक चिंतक भी थे। ये उनका परिचय है। टैगोर का जीवन दर्शन मुख्य रूप से मानवतावाद, वैश्विकता और आध्यात्मिक चेतना पर आधारित था। जहाँ 20वीं सदी की शुरुआत में पूरी दुनिया और भारत राष्ट्रवाद के जुआर में डूबा हुआ था, वहीं टैगोर ने राष्ट्रवाद के संकुचित और हिंसक रूप से तीखी आलोचना की। उनके लिए राष्ट्रवाद से ऊपर मनुष्य और मानवता थी। ठीक है। और स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति नहीं, बल्कि आत्मा का पूर्ण विकास था। यानी वो राष्ट्रवाद से ऊपर मानवता को मानते थे। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे पढ़ते हैं। भाई टैगोर द्वारा राष्ट्रवाद की आलोचना, भाई वो क्या आलोचना करते हैं? टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेशनलिज्म जो 1957 में लिखी गई में राष्ट्रवाद की अवधारणा का बहुत ही गहरा और तार्किक खंडन किया। उनके अनुसार राष्ट्रवाद आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की सबसे बड़ी खतरनाक विकृति है। उनकी आलोचना के मुख्य बिंदु क्या थे? वह राष्ट्र एक आंतरिक और व्यवहारिक संगठन है। यानी टैगोर के अनुसार पश्चिमी देशों द्वारा विकसित राष्ट्र कोई आध्यात्मिक या भी मानवीय संस्था नहीं है। ये केवल शक्ति, स्वार्थ और मुनाफे के लिए बनाई गई एक यांत्रिक मशीन है। जब यह मशीन पूरे समाज पर हावी हो जाती है तो मनुष्य संवेदनाएं और नैतिक मूल्य समाप्त हो जाते हैं मनुष्य में। ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि राष्ट्रवाद साम्राज्य के युद्ध को जन्म देता है। उनका मानना है कि टैगोर का मानना है कि राष्ट्रवाद अनिवार्य रूप से साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को बढ़ावा देता है। एक राष्ट्र खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरे कमजोर देशों पर कब्जा करता है और उनका शोषण करता है। और प्रथम विश्व युद्ध को उन्होंने राष्ट्रवाद के इसी हिंसक रूप का परिणाम माना था। और वो क्या कहते हैं कि मानवतावाद के विरुद्ध है। अब टैगोर एक प्रसिद्ध कथन है कि मैं राष्ट्रवाद की जीत के लिए मानवता को कभी नहीं खरीदूंगा। उनके लिए भौगोलिक सीमाएं और राष्ट्रीय पहचान कृत्रिम थी। राष्ट्रवाद मनुष्य से अलग करता है और समाज में नफरत व संकीर्णता पैदा करता है, जबकि मानवता पूरी दुनिया के लिए एक परिवार मानती है। और क्या कहते हैं वे? भारत के संदर्भ में चेतावनी। भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान टैगोर ने आगाह किया था कि यदि भारत अंग्रेज को भगाने के लिए उसी हिंसक और संकुचित पश्चिमी राष्ट्र को अपनाएगा तो वह अंदर से अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक आत्मा को खो देगा। वे स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाए जाने और उग्र राष्ट्रवाद के सख्त खिलाफ थे। ठीक है। और अगला की स्वतंत्रता की अवधारणा।
इन पे उनका विचार क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए स्वतंत्रता की अवधारणा अत्यंत व्यापक और बहुआयामी थी। अब भाई उनके अनुसार स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों के शासन से मुक्ति या फिर एक नई सरकार के गठन की समिति नहीं थी। स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को उन्होंने निम्नलिखित रूप से समझाया। अब वो क्या कहते हैं स्वतंत्रता के ऊपर कि आंतरिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता। पहला पॉइंट, टैगोर का मानना था कि वास्तविक स्वतंत्रता मनुष्य के भीतर से आती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अंधविश्वास, सामाजिक कुप्रथाओं, जाति और भय का गुलाम है तो उसे राजनीतिक आज़ादी मिलने के बाद भी वह स्वतंत्र नहीं कहलाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ मस्तिष्क का भयमुक्त होना है। ठीक है, ऐसा उनका मानना था। अगला है कि आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति। उनके अनुसार स्वतंत्रता वह वातावरण है जहाँ व्यक्ति अपनी रचनात्मक बुद्धि और आत्मा का पूर्ण विकास कर सके। शिक्षा के उद्देश्य से भी व्यक्ति को इसी मानसिक और बौद्धिक स्वतंत्रता से परिचित कराना होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी और जहाँ प्रकृति की सानिध्य में खुलकर सीखने की आज़ादी थी। ठीक है, और आगे वो क्या कहते हैं कि वैश्विक बंधुता और सामंजस्य। पर टैगोर की स्वतंत्रता संकुचित नहीं थी, मतलब सिकुड़ी हुई नहीं थी। वह पूरी दुनिया को साथ जोड़ने की स्वतंत्रता थी। वे चाहते थे कि भारत स्वतंत्र होकर पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले और उनका आदर्श विश्व भारती था, जिसका अर्थ था कि जहाँ पूरी दुनिया एक ही घोंसले यानी घर में आकर मिल जाए। इसे ही वैश्वीकरण बोला गया। और वैश्वीकरण शब्द को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ज़्यादातर जो विचारक हैं उनका मुख्य आधार ये है कि भारत या फिर विश्व एक घर बने, एक गांव बने, जिसमें मानवतावादी स्वतंत्र रहे, अपने भाव और संस्कृति को प्रकट करे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है सत्य और प्रेम के माध्यम से मुक्ति। अब टैगोर के अनुसार स्वतंत्रता का मार्ग सत्ता या शक्ति के संघर्ष से नहीं बल्कि सत्य और प्रेम और करुणा के माध्यम से मिलता है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ के दायरे में बाहर निकलकर पूरी मानवता के कल्याण के लिए काम करता है तभी वह सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। ठीक है, और निष्कर्ष क्या निकलता है इनके ऊपर कि रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का दर्शन समकालीन राजनीति के विचारों से बहुत आगे था। उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी थी कि संकुचित राष्ट्रवाद मानवता को विनाश की ओर ले जाएगा, जो आज वैश्विक संस्थाओं को देखते हुए पूरी तरह सच साबित हो रहा है। ठीक है, और टैगोर का दर्शन हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक वह सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और व्यक्ति की आत्मिक स्वतंत्रता में तब्दील न हो जाए। उनकी प्रसिद्ध कविता की ये पंक्ति उनके स्वतंत्रता के आदर्श को स्पष्ट करती है। ठीक है, और चित्त जहाँ बेहीन हो यानी मन जहाँ भय से मुक्त हो, मस्तक जहाँ ऊंचा हो, हे विधाता मेरे देश को स्वतंत्र उसी स्वर्ग की ओर जागृत करो। ये उनके विचार था, एक लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है, अगर आप याद कर सको तो उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई लास्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता पूर्व। भाई देखो इस क्वेश्चन को मैंने एक्स्ट्रा में जोड़ा हुआ है। ठीक है, कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में समाजवादी आंदोलन और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP के बारे में लिखना है। ठीक है, भाई भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान 1920 और 30 के दशकों में एक महत्वपूर्ण वैचारिक मोड़ आया जहाँ राष्ट्रीय चेतना, समाजवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। और 1917 में रूसी क्रांति की सफलता, देश में बढ़ते हुए मजदूर और किसान आंदोलन तथा 1929 में वैश्विक आर्थिक मंदी ने भारतीय युवाओं को पूंजीवादी और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक नए विकल्प की ओर आकर्षित किया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में समाजवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य केवल अंग्रेजों के राजनीतिक आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि आज़ादी के बाद एक ऐसे समतावादी समाज का निर्माण करना था जहां आर्थिक और सामाजिक न्याय सर्वोपरि हो, मतलब सबसे ऊपर हो। और उसमें क्या है, वह स्वतंत्रता से पूर्व भारत में समाजवादी आंदोलन। वह स्वतंत्रता से पूर्व भारत में समाजवादी आंदोलन का विकास मुख्य रूप से 3 धाराओं के चरणों में देखा जा सकता है। प्रथम चरण था कम्युनिस्ट यानी वामपंथी आंदोलन की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। ऐसे क्या था, मानवेंद्र नाथ रॉय यानी ML रॉय ने प्रयासों में 1920 में ताशकंद और 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI की स्थापना की। इस धारा को मार्क्सवाद लेनिनवाद को अपना आधार बनाया, क्योंकि वही वो पहले उनके साथ रह चुके थे। वे किसानों को संगठित करना शुरू किया और ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने के लिए पेशावर, मेरठ और कानपुर षड्यंत्र में मुकदमे चलाए। और देखो यही ML रॉय थे जिन्होंने फिर बाद में मार्क्सवाद का विरोध किया, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। अगले द्वितीय चरण में कांग्रेस के भीतर समाजवादी चेतना का उदय।
वह 1920 के दशक में उत्तरार्ध में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाया। नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन और 1936 में लखनऊ अधिवेशन में स्पष्ट रूप से घोषणा की कि भारत की गरीबी और सामाजिक समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है। इनके प्रयासों से कांग्रेस के मंच से किसानों और मजदूरों को मुद्दों को उठाया जाने लगा। और तृतीय चरण है कि क्रांतिकारी समाजवाद। भगत सिंह और उनके साथियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया। भगत सिंह ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य केवल गोरे साहबों की जगह काले साहबों को सत्ता पर सौंपना नहीं, बल्कि मानव द्वारा मानव के शोषण को पूरी तरह समाप्त करना है। ठीक है। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CSP, इसमें क्या स्वतंत्रता से पूर्व समाजवाद आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण और संगठित परिणति 1934 से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना शुरू हुई। अब इसमें क्या था भाई, स्थापना मुख्य नेता 1930 में समझने अवज्ञा आंदोलन की विफलता और कांग्रेस के भीतर दक्षिणपंथी गुट के बढ़ते प्रभाव से असंतुष्ट होकर युवाओं ने मई 1934 से पटना और अक्टूबर 1934 से बॉम्बे के प्रथम सम्मेलन में CSP की स्थापना की। इसका मुख्य संस्थापक में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण यानी JP और राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन और मीनू मसानी और यूसुफ मेहर अली शामिल थे। ठीक है। और CSP के मुख्य उद्देश्य और नीतियाँ क्या थी भाई, कांग्रेस के भीतर रहकर काम करना यानी कम्युनिस्ट पार्टी के विपरीत CSP के नेताओं का मानना था कि भारत में समाजवाद लाने के लिए कांग्रेस को छोड़ना गलत होगा। वे कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह के रूप में काम करना चाहते थे ताकि कांग्रेस की नीतियों को समाजवाद और जन कल्याण की ओर मोड़ा जा सके। अब पूर्ण स्वतंत्रता और सामाजिक क्रांति, इनका मुख्य लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था, जिससे कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और रियासतों की समाप्ति और प्रमुख उद्योगों व बैंकों की राष्ट्रीयकरण शामिल था। मजदूरों और किसानों का एकीकरण, अगला पॉइंट कि CSP ने किसानों को मजदूरों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा और मजदूर यूनियन के साथ मिलकर काम किया। ठीक है। और अगला है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका और योगदान। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जब अगस्त 1942 में गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तब आंदोलन का नेतृत्व CSP के युवा नेताओं जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली ने संभाला। और जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर आज़ाद दस्ता का गठन किया और भूमिगत रहकर अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध चलाया। ठीक है। और अगला क्या है कि वैचारिक और स्पष्टता, पर CSP के दबाव के कारण कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्रों में भूमि सुधार, श्रम कल्याण और आर्थिक योजना जैसे प्रगतिशील विचारों को शामिल किया, जो आज़ादी के बाद भारत में योजनाबद्ध विकास का आधार भी बने। ठीक है। ये हमारी हिस्ट्री है जो हम इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, स्वतंत्र पूर्व भारत में समाजवादी आंदोलन और विशेषकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CSP ने राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक आधार को व्यापक बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। अब इन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष को केवल एक राजनीतिक आंदोलन न रखकर उसे आम जनता, किसानों, मजदूरों को मुक्ति आंदोलन बनाया, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी थी, इसलिए इसका मुख्य कार्य समाज के लिए कार्य करना था। यद्यपि वैचारिक मतभेदों के कारण आज़ादी के बाद यह आंदोलन कई घड़ों में बढ़ गया, लेकिन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भारत के लोकतांत्रिक समाजवाद के ढांचे पर इस आंदोलन की अमिट छाप आज भी देखी जा सकती है। तो ये आपका MPSC 4 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो थे। देखो मैं काफ़ी फास्ट पढ़ाया है, तो आप वीडियो रोक के पढ़ भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको याद करने में, पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। और बाकी और क्वेश्चनों के लिए, बाकी पेपरों के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बाकी क्वेश्चन की वीडियो भी मिल सके। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।